Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. Today I am going to discuss the functions of glucocorticoids. But before that, an ayah from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये सूरह इसरा की, सूरह बनी इसराइल की वो वाली जगह है जहाँ पे वालिदैन के हुकूक का जिक्र अल्लाह पाक फरमा रहे हैं और उसमें फरमा रहे हैं वक़्फ़िज़ लहुमा, उन दोनों के लिए, के लिए आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवाज़ो का बाजू पस रख। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, अपना बाजू पस रख उनके सामने तवाज़ो के साथ, मिनर रहमत वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और दुआ सिखाई जा रही है। अल्लाह पाक खुद दुआ सिखा रहे हैं वालिदैन के लिए। वकुल, और कहो, रब्बिरहमहुमा, ए रब, ए मेरे अल्लाह, उन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। मैं जब छोटा था तो मुझ पर वो रहम करते थे, परवरिश करते थे, उस पे उस तरह तू भी उन पर रहम फरमा। तो ये दुआ अल्लाह पाक ने सिखाई है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक और उनके लिए दुआएं करते रहना। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So I'm going to talk about the function of glucocorticoid. As we have talked about, glucocorticoids are necessary for the proper metabolism of carbohydrates, proteins and fats. ये तो discuss करेंगे, लेकिन they have got also their very important effect on in stress and anti-inflammatory effect and immune response. वो भी अब देखेंगे. The glucocorticoids are important to resist different physical and mental stresses. And 95% of the total glucocorticoids, there are several glucocorticoids, but the 95% of the glucocorticoid activity is because of single hormone cortisol और हाइड्रोकॉर्टिसोन, उसका दूसरा नाम हाइड्रोकॉर्टिसोन भी है, कार्टिसोल और हाइड्रोकॉर्टिसोन. कार्टिकोस्टेरोन भी किसी हद तक मौजूद है. कार्टिकोस्टेरोन आल्सो प्रोवाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड एक्टिविटी, लेकिन 95% जब ये कर रही है तो उसकी फिर हैसियत कुछ नहीं रहती. कार्टिकोस्टेरोन. Now effects on these three, इसका नाम ग्लूकोकार्टिकॉइड है. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के इफेक्ट देख लेते हैं. इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. कैसे इंक्रीज करती है? इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस. पहला इफेक्ट तो इसका यह है कि लिवर में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द नॉन कार्बोहाइड्रेट मोइटीज, फ्रॉम प्रोटीन्स, फ्रॉम अमाइनो एसिड, ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन द लिवर, और फ्रॉम द प्रोटीन्स एंड इन द लिवर 6 to 8 10-fold increase in the gluconeogenesis can be brought about by the cortisol. So development, formation of new glucose molecules from, and cortisol leads to mechanism क्या होगा? It will lead to the formation of enzymes required for conversion of the amino acid into glucose. Deaminase, for example, amino group has to be removed. So there is increased transcription translation process. जैसे भी कोई भी एंजाइम, कोई भी प्रोटीन बनता है, there will be transcription and translation process, and ribosomes and enzyme will be formed, and cortisol causes formation of the glucose from those amino acids. Amino acid supply is also enhanced because cortisol also mobilizes the amino acid from all the extrahepatic tissue. Liver में तो amino acid आके convert हो रहे हैं into glucose, प्रोटीन में भी कन्वर्ट होते हैं लिवर में. प्लाज्मा प्रोटीन एंड लिवर प्रोटीन भी बनते हैं इन्हीं अमाइनो एसिड से, लेकिन ग्लूकोज भी बन रही है. तो ये अमाइनो एसिड कहाँ से आ रहे हैं? एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में अमाइनो एसिड को मोबिलाइज करती है. प्रोटीन पे इफेक्ट में हम ये दोबारा मेंशन कर देंगे. दीज अमाइनो एसिड्स आर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, लिवर के अलावा बाकी जगहों से, मसल से, जहाँ से भी आ रहे हैं. तो अवेलेबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड टू द लिवर for gluconeogenesis is ensured by this cortisol. And when amino acids are converted into glucose, this glucose may enter into the blood and it will increase the blood glucose level. But if there is some space available for the deposition of glycogen in the liver, so glycogen stores may increase. Lekin you know it, that is up to 5% of the liver cell mass glycogen can be stored. Baki glucose will be coming into the blood to increase the blood glucose level. तो कार्बोहाइड्रेट के इफेक्ट, पहला काम तो हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस देखा.
दूसरा काम, कार्टिसोल रिड्यूसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस को रोकती है। तो कार्टिसोल रिड्यूसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू, जहां जहां पे ग्लाइकोलिसिस हर जगह हो रही है, तो इस पे इट रिड्यूसेस इट। एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं है, क्लियर नहीं है, बट कुछ बातें पता है। फॉर एग्जांपल, इट हैज बीन सीन दैट कार्टिसोल रिड्यूसेस द कन्वर्शन ऑफ NADH और ऑक्सीडेशन ऑफ NADH, निकोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, रिड्यूस फॉर्म, हाइड्रोजन उसके साथ लगा हुआ है, तो रिड्यूस फॉर्म को ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, दिस इज रिक्वायर्ड, NAD इज रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन में, एमडन मेयर ऑफ पाथवे जिसको कहते हैं, उसमें NAD इज रिक्वायर्ड। तो NADH को पहले ऑक्सीडाइज होना चाहिए इनटू NAD, तो कार्टिसोल इनहिबिट्स दिस, it has been seen that is so NAD is required for glycolysis. If there is reduction in NAD, there will be decreased glycolysis. एक मैकेनिज्म ये हो सकता है, मे बी सम अदर मैकेनिज्म जो ज्यादा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस इज रिड्यूस्ड बाय कार्टिसोल, so that will also cause the increased blood glucose level. ग्लूकोज बन रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस से और इस्तेमाल बॉडी में कम हो रहा है, तो इट इज हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन लाइक ग्रोथ हार्मोन। So if hyperglycemia, this hyperglycemia may be diabetic, so it is also diabetogenic. This hormone is also diabetogenic. It increases the gluconeogenesis, decreases the glycolysis, so increases the hyperglycemic factor तो है, hyperglycemic hormone है, so increases the blood glucose level. So hyperglycemia जब भी होगा, देर विल बी इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन, किसी वजह से भी हो, मीठा खाने से ग्लूकोज बढ़ाएं, या ग्रोथ हार्मोन से ग्लूकोज बढ़ाएं, या कार्टिसोल से ग्लूकोज बढ़ाएं, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, बिकॉज हाइपरग्लाइसीमिया स्टिमुलस फॉर बीटा सेल से, उसमें हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो कार्टिसोल लेकिन ये काम भी करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन का हमने देखा था, ग्रोथ हार्मोन दो इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बट रिड्यूसेज द सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यू टू द इंसुलिन, ये काम कार्टिसोल भी करती है, रिड्यूसेज द सेंसिटिविटी ऑफ द टिश्यू टू द इंसुलिन। तो हाइपरग्लाइसीमिया इसकी वजह से जो होगा, ये जो डायबिटीज होगी, दिस विल बी नोन एज एड्रीनल डायबिटीज। वो पिट्यूटरी डायबिटीज थी ग्रोथ हार्मोन की वजह से, ये एड्रीनल डायबिटीज थी, और बीटा सेल में खराबी की वजह से जो डायबिटीज होती है, दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलाइटस, उसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। दिस इज एड्रीनल डायबिटीज एंड दिस इज मॉडरेटली सेंसिटिव टू इंसुलिन, यानी अगर इसको हम ट्रीट करना चाहें इंसुलिन से, वो डायबिटीज मेलाइटस को इंसुलिन का इंजेक्शन दें तो वो बड़ा अच्छा इफेक्टिव होता है। आपको पता है डायबिटीज का तो सबसे अच्छा तरीका है, इलाज है ही इंसुलिन का इंजेक्शन। इंसुलिन से ब्लड ग्लूकोज लेवल फौरन नीचे आते हैं डायबिटीज में, एंड स्पेशली IDDM में, तो ग्लूकोज लेवल फौरन नीचे आता है। लेकिन ये डायबिटीज जो है, इनमें इंसुलिन इज नॉट इफेक्टिव। क्यों? ऑलरेडी इंसुलिन ज्यादा काम कर रही है, वो ऑलरेडी मौजूद है, फालतू इंसुलिन देने से फायदा क्या होगा? So it is moderately sensitive to insulin. वो जो pituitary diabetes है, that is also very weakly sensitive to insulin. So untreated adrenal diabetes, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, हाइपरग्लाइसीमिया परसिस्ट करे फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, ये ईयर्स में होगी अगर ओवर सिक्रीशन होगी, तो इट विल कॉज द बर्निंग आउट ऑफ द बीटा सेल, जैसे हमने ग्रोथ हार्मोन के साथ भी देखा था। जैसे किसी भी हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट में देयर आर चांसेस ऑफ द बर्निंग आउट ऑफ द बीटा सेल, अगर कोई ज्यादा मीठा खाने में इंडल्ज्ड है, there are chances of the burning out of the beta cell, then diabetes mellitus may occur here as well. If there is over secretion of growth or this cortisol for longer duration, diabetes mellitus may develop. So carbohydrates के इफेक्ट देख लिए, प्रोटीन पे इफेक्ट, थोड़े से इफेक्ट तो देख के आए। We have seen that proteins are being mobilized from the tissue, यही इफेक्ट है। कार्टिसोल causes decreased cellular protein, बाकी बॉडी के सारे प्रोटीन को मोबिलाइज करके लिवर को लाती है, वहां से उनको ग्लूकोज में भी कन्वर्ट करती है, प्रोटीन में भी कन्वर्ट करती है। सो एक्सेप्ट द लिवर प्रोटीन, बाकी प्रोटीन को ये कम करती है, डिक्रीजेज। कैसे कम करती है? इट रिड्यूसेज द एंट्री ऑफ अमाइनो एसिड इनटू मोस्ट ऑफ द एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यू, उनमें दाखिला रोकती है। ग्रोथ हार्मोन तो ज्यादा करती थी ना, ये रोकती है। It doesn't allow the entry of the amino acid into the muscle, into the extrahepatic tissue, most of the extrahepatic tissue, and there will be decreased transcription and translation process, ये भी इसका काम है। ये उन मसल में
फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन वाले प्रोसेस को स्लो करती है। कैटाबोलिज्म ऑफ द प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, मोबिलाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड हम जिसको कहते हैं ब्रेक, दैट इज एक्सेलरेटेड एंड दीज अमाइनो एसिड विल कम इनटू द ब्लड, so in the blood amino acid level will increase. ये अमाइनो एसिड लिवर में जाएंगे, लिवर प्रोटीन बनेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन भी इन्हीं से बन सकते हैं, और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इसी से हो रही है, डीएमिनेशन ऑफ फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये अमाइनो एसिड लिवर में जा रहे हैं, लिवर के प्रोटीन, प्लाज्मा के प्रोटीन और ग्लूकोज जो बनने का प्रोसेस पिछली स्लाइड में हम पढ़ा है, तो दैट विल हैपन। तो डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज होती है। अगर मोस्ट ऑफ द टिश्यूज में लिम्फाइड टिश्यूज को भी शामिल कर लो, लिम्फाइड टिश्यू की क्या अहमियत है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन immunoglobulins. So when it reduces the protein synthesis in lymphoid organ, it reduces immunity. It is anti-immune हार्मोन, इम्यूनिटी को कम करती है। इसको हम आगे और भी एलेबोरेट करेंगे। प्रोटीन के इफेक्ट के साथ हमने ये साथ इसका इम्यूनिटी का नाम ले लिया। सो डिक्रीज सेलुलर प्रोटीन अगर जनरलाइज हो, मसल सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन एरियाज हैं, 40% ऑफ आवर बॉडी मास इज मसल। तो अगर वो उनमें प्रोटीन कम होंगे, मसल विल बिकम वीक, so the person there are weakened muscle because of the catabolism of the protein. So carbohydrates वाला, प्रोटीन वाला इफेक्ट, फैट्स वाला इफेक्ट रह गया। फैट वाला इफेक्ट लिवर, प्लाज्मा प्रोटीन, ये बात हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ स्लाइड आ गई है। दैट इज कार्टिसोल डिक्रीजेज द सेलुलर प्रोटीन इन मोस्ट ऑफ द टिश्यू बट इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ द लिवर प्रोटीन एंड सिंथेसिस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। ये दोनों बढ़ाते हैं। इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस, वही प्रोटीन बनने का जो काम है लिवर में, वो एक्सेलरेट होता है आपको। तो कार्टिसोल इंक्रीजेज द प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस इन द लिवर एंड प्लाज्मा प्रोटीन भी बढ़ते हैं। लिवर प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ते हैं, बाकी सारी बॉडी के प्रोटीन कम हो जाते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ कार्टिसोल ऑन फैट्स, फैट्स की बात करें, ये भी ग्रोथ हार्मोन वाला काम करती है। क्या, व्हाट इज दैट? कार्टिसोल काजेज मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू। जिस तरह ग्रोथ हार्मोन ने न्यूट्रल फैट को तोड़ तोड़ के फैटी एसिड को इनके ब्लड में फ्री फैटी एसिड को बढ़ाया था, ये वही इफेक्ट यहाँ पे भी है, ये भी वैसा ही काम कर रही है। इंक्रीज फ्री फैटी एसिड, इंक्रीज बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी। कार्टिसोल लीड्स टू डिक्रीज ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द एडिपोज सेल्स एंड डिक्रीज अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस। इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कार्टिसोल रिड्यूसेस द एंट्री ऑफ द ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस को कम कर रही है। ग्लूकोज की एंट्री इनटू द मोस्ट ऑफ सेल ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस को कम करती है। ये पिछली स्लाइडों में हम देख के आ गए हैं। जो फैट की डिपोजिशन होनी है इन एडिपोज टिश्यू, आपको पता है वो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट चाहिए न्यूक्लियस उसके लिए। वो ग्लिसरॉल वाला 3 कार्बन वाला जो न्यूक्लियस है, उन पे हर कार्बन पे एक लगेगी, वो क्या है? ग्लिसरॉल, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट बनता है ग्लाइकोलिसिस में, एमडन मेयर पाथवे के एक स्टेप आगे ग्लाइकोलिसिस में ये भी आता है। अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट और ग्लिसरल डीहाइड भी बनता है। तो अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट इज द न्यूक्लियस फॉर द स्टोरेज ऑफ द फैट। तो it reduces the entry of the glucose, it reduces the glycolysis, so it reduces the availability of the alpha glycerophosphate, so neutral fat formation is reduced. ऊपर तो हमने ये अभी क्या क्या ऑलरेडी न्यूट्रल फैट जो बनी हुई है उसकी मोबिलाइजेशन हो रही है, फैट्स आर बीइंग मोबिलाइज, और बनने का प्रोसेस जो न्यूट्रल फैट का दैट इज बीइंग स्लो डाउन बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट, द न्यूक्लियस ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस, न्यूट्रल फैट सिंथेसिस इज रिड्यूस्ड। तो दिस इज रिडक्शन हो जाती है ट्राइगल, दोनों सूरतों में। जो बना हुआ है वो टूट रहा है, नया बनना स्लो हो गया। So cortisol shifts the system for more utilization of fat than glucose. तो ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं करने देती, यही फैटी एसिड्स आर यूटिलाइज्ड इन बीटा ऑक्सीडेशन। तो कार्टिसोल मौजूद होगी, ग्लूकोज विल बी स्पेयर्ड, फैट विल बी यूटिलाइज्ड। एक्सेस कार्टिसोल अगर होगी देन डिप्लीशन ऑफ ऑल द बॉडी फैट हो जाएगी। लेकिन स्ट्रेंजली ये देखा गया है, हम देखेंगे एक्सेस ऑफ कार्टिसोल जो हम देखेंगे कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम में देखेंगे, डिजीज जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखते हैं कि एक्सेस ऑफ कार्टिसोल लीड्स टू द रिमूवल ऑफ फैट फ्रॉम द एक्सट्रीमिटीज एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ द फैट इन
चेस्ट एंड नेक रीजन, इन जगहों पे फैट डिपॉजिट होती है, बाकी बॉडी से फैट रिमूव होती है और इस ये अजीब सी बॉडी बन जाती है। नेक मोटी, चेस्ट मोटी और एक्सट्रीमिटीज आर वेरी लीन एंड थिन एंड वीक। तो इस बॉडी को हम कहेंगे बफेलो टार्सो। बफेलो टार्सो, भैंस वाली बॉडी, बफेलो टार्सो भैंस वाली बॉडी, टांगे पतली पतली और चेस्ट रीजन में लॉट ऑफ फैट। तो हम देखेंगे उसमें उसमें देखेंगे। तो फंक्शंस यहाँ तक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके फंक्शन स्ट्रेस में, इम्यूनिटी में, एलर्जी में भी हैं, उनको एलेबोरेट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फंक्शन ऑफ कार्टिसोल 2 हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला उसमें हम मुकम्मल करेंगे इसके फंक्शन। होप आपको समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही तो क्वेश्चन कमेंट्स में डालें और इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इंशाल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।